नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम खबर दुनिया की। इस कार्यक्रम में हम आपको इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताते हैं, साथ ही दो बड़ी खबरों पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा भी करते हैं। आज हम ईरान, अमेरिका, इजराइल के ताज़ा अपडेट पर चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि खामनेई के उत्तराधिकारी की घोषणा के बाद अब युद्ध किस दिशा में जाएगा। साथ ही चर्चा करेंगे कि नेपाल में आम चुनावों के परिणाम इलाके के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। होंगी और भी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें, लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस। अमेरिका और इजराइल का ईरान में कई रणनीतिक और महत्वपूर्ण ठिकानों को निशाना बनाने का दावा। ईरान ने भी हाइफा समेत इजराइल के दूसरे बड़े शहरों पर जमकर दागी मिसाइलें। खाड़ी देशों ने ईरान के नए हमलों की पुष्टि की। मुस्तफा खामनेई को नए सर्वोच्च नेता की कमान। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जारी घमासान के बाद लेबनान में 2 साल के लिए टला चुनाव। पार्लियामेंट के स्पीकर ने संसद के कार्यकाल को 2 साल तक बढ़ाने की दी मंजूरी। इसी साल मई में होना था चुनाव। नेपाल में बालेंद्र शाह का पीएम बनना तय। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी 2/3 बहुमत के करीब। चुनाव नतीजे में पूर्व पीएम ओली, नेपाली कांग्रेस नेता गगन थापा समेत कई दिग्गज धराशाही। प्रचंड ने अपनी सीट जीतकर मुश्किल से बचाई पार्टी की लाज। पश्चिम एशिया में भीषण संघर्ष के बीच बढ़ सकता है अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच तनाव। दक्षिण कोरिया का अमेरिकी सेना के साथ सैन्य अभ्यास फ्रीडम शील्ड शुरू। पूर्वी प्रशांत महासागर में कथित मादक पदार्थ ले जा रही नाव पर अमेरिकी सैनिकों का हमला। 6 लोगों की मौत। अमेरिका ने कार्रवाई को बताया मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ अभियान का हिस्सा। और आइए सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर की ओर चलते हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने संसद में पश्चिम एशिया की स्थिति पर बयान दिया। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम एशिया की स्थिति पर लगातार नजर रख रहे हैं और सरकार का मानना है कि सभी मुद्दों के समाधान के लिए संवाद और विचार विमर्श किया जाना चाहिए। डॉक्टर जयशंकर ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की सुरक्षा मामलों की समिति की भी बैठक हुई, जिसमें क्षेत्रीय सुरक्षा, आर्थिक गतिविधियों और खाड़ी देशों में रहने वाले भारतीय समुदाय की सुरक्षा की समीक्षा की गई। Throughout this period, government maintained close contact with relevant countries. Honorable Prime Minister himself has spoken to the President of UAE, the Amir of Qatar, the Crown Prince of Saudi Arabia, the Crown Prince of Kuwait, the King of Bahrain, the Sultan of Oman, the King of Jordan, and the Prime Minister of Israel. In each case, we received assurances that the well-being of the Indian community would be a priority for the host government. I have similarly been in close touch with my counterparts in these countries. Insofar as the United States is concerned, we have maintained regular contacts through diplomatic channels. और आइए अब बात करते हैं ईरान युद्ध की। पश्चिम एशिया के हालात काफी खराब हो गए हैं। यहां अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच भीषण युद्ध जारी है और दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर लगातार हमले कर रहे हैं। जहां एक ओर ईरान में इजराइल और अमेरिका की बमबारी जारी है, तो वहीं दूसरी ओर ईरान, इजराइल और खाड़ी देशों में लगातार मिसाइल और ड्रोन से हमले कर रहा है। इस सब के बीच हाल ही में अमेरिकी इजरायली हमले में मारे गए खामनेई के बेटे मुस्तफा खामनेई को देश का नया सुप्रीम लीडर चुन लिया गया है। तो वहीं अमेरिका और इजराइल नई लीडरशिप को भी निशाना बनाने की बात कह रहे हैं। आइए आपको युद्ध की ताजा स्थिति से जुड़ी एक रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान से हम चर्चा करेंगे। पश्चिम एशिया में भड़की जंग के शोलों की धधक हर गुजरते दिन के साथ भयावह होती जा रही है। इजराइल, अमेरिका और ईरान युद्ध के 10वें दिन भी एक दूसरे पर जमकर मिसाइल और ड्रोन बरसाए। एक दिन पहले ईरान के ऑयल डिपो पर हुए हमले के बाद सोमवार को इजराइल ने मध्य ईरान में कई रणनीतिक और महत्वपूर्ण ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया।
इन ठिकानों में आंतरिक सुरक्षा कमान केंद्र और मिसाइल लॉन्च साइटें शामिल हैं। इजरायली सेना ने पिछले सप्ताह ईरान पर लगभग 3400 हमले करने का दावा किया है। वहीं ईरान ने भी हाइफा समेत इजराइल के दूसरे शहरों पर जमकर मिसाइलें दागी। बताया जा रहा है कि संदिग्ध क्लस्टर बम विस्फोट में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि कई अन्य घायल हो गए हैं। वहीं ईरान खाड़ी देशों में अमेरिकी ठिकानों पर हमले जारी रखे हुए है। खाड़ी क्षेत्र में अब तक कम से कम 10 लोग मारे गए हैं, जिनमें से अधिकांश सुरक्षाकर्मी या विदेशी कामगार थे। कतर, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब ने भी रात भर में नए हमलों की बात कही है। खाड़ी देशों में बहरीन में युद्ध की शुरुआत के बाद से किसी भी हमले में सबसे अधिक हताहतों की संख्या दर्ज की गई है। ड्रोन हमले में 4 बच्चों सहित 32 नागरिक घायल हो गए हैं। दोनों पक्षों पर एक दूसरे के पानी साफ करने वाले संयंत्र को निशाना बनाने का आरोप लग रहा है। सऊदी अरब ने ईरानी हमलों की कड़ी निंदा करते हुए इसे अरब इस्लामी और मित्र देशों के खिलाफ बताया है। वहीं कतर ने ईरान पर धोखेबाजी का आरोप लगाया है। इस पर जवाब देते हुए ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अगर अन्य देशों के क्षेत्रों का इस्तेमाल ईरान पर हमले के लिए होता है तो ईरान को स्वयं की रक्षा करने का अधिकार है। युद्ध का असर अब वैश्विक ऊर्जा बाजार पर साफ दिखाई देने लगा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें तेजी से बढ़ते हुए $115 प्रति बैरल के पार पहुंच गई हैं। वहीं ब्रेंट क्रूड में भी 26% की तेजी दर्ज की गई है। इसकी कीमत करीब $117 प्रति बैरल तक पहुंच गई है। 2022 के बाद कच्चा तेल पहली बार $100 के ऊपर पहुंचा है। बहरीन की सरकारी तेल कंपनी बापको एनर्जीज ने अपनी एक्टिविटीज पर फोर्स म्यूजियोर घोषित किया है। इसका मतलब है कि अगर किसी वजह से तेल की सप्लाई प्रभावित होती है तो कंपनी की उसकी जिम्मेदारी नहीं मानी जाएगी, क्योंकि हालात उसके कंट्रोल से बाहर हैं। वहीं इजराइल लेबनान में ताबड़तोड़ हमले जारी रखे हुए है। ह्यूमन राइट्स वॉच ने सोमवार को अपनी रिपोर्ट में इजरायली सेना पर दक्षिणी लेबनान के एक गांव पर गैर कानूनी तरीके से सफेद फास्फोरस वाले गोले दागने का आरोप लगाया है। इस बीच खबरों के मुताबिक ईरान ने पूर्व सर्वोच्च नेता अली खामनेई के बेटे मुस्तफा खामनेई को ईरान का नया सर्वोच्च नेता चुन लिया है। 56 साल के खामनेई को 88 मेंबर वाली एक्सपर्ट असेंबली ने देश के सबसे ऊंचे पद पर चुना है। और ताज़ा घटनाक्रम पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर राजीव नयन, नेल्सन मंडेला सेंटर फॉर पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, जामिया मिल्लिया इस्लामिया। डॉक्टर नयन, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। डॉक्टर नयन, पहला सवाल यह है कि मुस्तफा खामनेई को उत्तराधिकारी घोषित किया गया है। खबरें हैं कि तेहरान में भी कुछ लोग वहां पर विरोध करते हुए देखे गए इस फैसले का, और आरोप भी लग रहा है कि जो रिजीम एक तरह से राजशाही के खिलाफ या वंशवाद के खिलाफ जो इस्लामिक रेवोल्यूशन खड़ा हुआ था, उसके बाद अब खामनेई के बेटे को ही सुप्रीम लीडर चुनना, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, इस बात की चर्चा तो बहुत दिन से चल रही थी। अगर आप इजरायली अखबारों को भी देखेंगे तो वहां भी इस बात की चर्चा चल रही थी कि उनके 56 वर्षीय पुत्र को लाया जा सकता है। तो देखिए, यह विभाजन पाश्चात्य जगत में भी है, इजराइल में भी है कि खामनेई के जो 56 वर्षीय पुत्र हैं उन्हें ज्यादातर माना जाता है कि वह राजनीति से दूर रखते हैं। लेकिन अभी जो समाचार पत्र देखने को आ रहे हैं पाश्चात्य जगत के भी, अमेरिका के भी, तो उन्हें वो एक पॉलिटिकल एक व्यक्तित्व के रूप में उभार कर ला रहे हैं। और ट्रंप का तो बयान भी आ गया कि वह उन्हें भी समाप्त कर देंगे, तो ये अलग चीज है। लेकिन देखिए, अंदर कहीं न कहीं अमेरिका में भी, इजराइल में भी एक समझ है कि वह राजनीतिक जगत में हस्तक्षेप नहीं करेंगे जिस तरह से उनके पिताजी किया करते थे। और सुप्रीम लीडर थोड़ा सा म्यूटेट जिसे कहते हैं, थोड़ा सा नरमी रखेंगे और यहीं से एक बातचीत की प्रक्रिया शुरू हो सकती है, जो कि सुप्रीम लीडर के खिलाफ एक बहुत दिनों से एक रंजिश थी, एक बहुत दिनों से शिकायत थी, जो पूरे के पूरे ईरान की जो भी जनतांत्रिक व्यवस्था रही हो उससे कहीं ऊपर उठकर एक स्पिरिचुअल लीडर कहे या धार्मिक कहे या उन्हें जो जिस तरह की आप संज्ञा देना चाहे दे, या एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी बोल दे, जो भी बोल दे, तो वो एक थे। और वो उनके हट जाने से उनके पुत्र हो सकता है कि अपने पिता के साथ जो हुई है घटनाएं उससे एक सबक ले और वो राजनीति में उस तरह से हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इस सब के बीच सर, जो ईरान से खबरें आ रही हैं कि तेहरान में जब मुस्तफा को सुप्रीम लीडर बनाने की घोषणा हुई थी, वहां पर कई लोगों ने अपनी विंडो में आकर के, बाहर आकर के इसका विरोध वहां पर किया है। तो क्या लगता है आपको, देश के अंदर क्या एक कर पाएंगे देश को मुस्तफा? देखिए, ईरान के अंदर सुप्रीम लीडर के खिलाफ ही बहुत ऐसा नहीं था कि जनव्यापी समर्थन था, एक बहुत बड़े वर्ग का समर्थन था
और वो चाहते एक देखिए पिछले कई महीनों से वर्षों से आप देख रहे होंगे एक जन आंदोलन था, एक जनतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने की एक पहल एक बड़े हिस्से से चल रही थी। तो देखिए वहां विरोध होना बहुत ही अस्वाभाविक हमें नहीं मानना चाहिए। कहीं ना कहीं देखिए डिवीजन है। आप जब राष्ट्रपति का ही चुनाव हो रहा तो उसमें भी आपने पाया था कितना विभाजन था। तो विभाजन तो रहेंगे। देखिए शुरू में यह था जिस समय इजराइल आपका अगर सिंपैथेटिक हो जाता है किसी व्यक्ति का तो मान सकते हैं कि ईरान के अंदर विरोध होना ही होना है। कुछ ना कुछ बात तो है ही जिसके चलते इजराइल शुरू के दिनों में उनका समर्थन करता नजर आ रहा था कि यह एक अपॉलिटिकल व्यक्ति है। अगर यह आ भी जाते हैं तो ईरान की एक नई राजनीतिक चरित्र देखने को मिलेगा। तो देखिए एक है कई मत है, ऐसा नहीं मानी। ईरान एक बहुत ही जिसे कहते हैं सिविलाइजेशनल स्टेट है, वहां बड़ी जड़ें मजबूत है, वहां की जो आप बौद्धिक क्षमता है काफी विकसित है। आप उनके कानूनी विशेषज्ञ से लेकर ठीक है सर, ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। अगला सवाल ये है सर कि जिस तरह से इजराइल ने भी अमेरिका ने भी लगभग ये साफ कर दिया है कि जो नई लीडरशिप है उसको भी टारगेट करेंगे, तो क्या लगता है आपको किस दिशा में अब ये युद्ध जाएगा? देखिए दोनों पक्ष की बात हो सकती है। टारगेट कर भी सकते थे कि एक हम उनके पिताजी को खमैनी को टारगेट करने का कोई तर्क नजर नहीं आता है। जो व्यक्ति बीमार बूढ़ा जो किसी भी क्षण कुछ अगले 2 साल का मेहमान हो उसको आपने हटाया तो कहीं ना कहीं एक सिंबॉलिक विक्ट्री उनके लिए था। इस व्यक्ति को हम हटाएंगे, हटा के रहेंगे। उससे ज्यादा उन्हें कोई भी स्ट्रेटेजिक गेन देखने को हमें नहीं लगता है कि मिला होगा। लेकिन एक जिद है ट्रंप की भी, एक कहीं ना कहीं एक जिसको कहते हैं सिंबॉलिक विक्ट्री देखना चाहते थे उस व्यक्ति को जिसे हमने कहा हटा दिया। तो एक पक्ष हमेशा से इजराइल में भी रहा है, नेतान्याहू जैसा जो चरमपंथी कई लोग कहते हैं, यहाँ तक कि अमेरिकी जिसे राजनीतिक व्यवस्था में भी कोई बातचीत या युद्ध रोकने की कोई आशा आपको दिख रही है सर आने वाले समय में? युद्ध रोकने के मुझे पूरे आसार नजर आ रहे हैं। कारण यह है कि देखिए अभी ब्रिटेन से लेकर आप अमेरिका सब जगह से जब प्रतिक्रिया देखेंगे तो अभी आपने बताया कि तेल का कीमत 107 से डॉलर तो आपने दिखाया घट के आ गई, 120 डॉलर तक पहुंच गई थी। और पूरी की पूरी अमेरिका में गैस का खुद की कीमत 57% पिछले एक सप्ताह में वृद्धि हुई है। वहां का जनमानस परेशान है, वहां इन्फ्लेशन रेट इतना हाई हो रहा है, लोग परेशान है। तो एक दबाव तो ये तेल की कीमतों का असर किस पर पड़ेगा? क्या अमेरिका युद्ध रोकेगा या ईरान पर असर पड़ेगा? ईरान युद्ध रोकेगा, कौन रोकेगा? तो ट्रंप क्या अगर जिसे कहते हैं हम अपनी भाषा में मेथोडोलॉजी में रीडिंग बिटवीन द लाइंस, अगर उनके CNN के आप साक्षात्कार को देखें या बाकी जगह भी दे रहे हैं तो लग रहा है कि उनके हाथ से कमान निकल गई है और जो उन्होंने सोचा नहीं था वो हो रहा है। वो कभी नहीं सोचे थे कि ईरान इस तरह से व्यापक रूप से हमले करेगा और इस तरह से पूरी विश्व की अर्थव्यवस्था पर को नुकसान पहुंचाएगा और हर तरफ जो ऊर्जा का संकट पैदा कर रहा है। उनके जापान चिंतित नजर आ रहा है। यानी ठीक है, कहीं ना कहीं आपका कहना है कि जो हालात बन रहे हैं, जिस तरह से तेल की कीमतें लगातार दुनिया में बढ़ रही हैं, तो इसका कहीं ना कहीं दबाव पड़ेगा डोनाल्ड ट्रंप पर, ये आप कहना चाहते हैं। सर एक और महत्वपूर्ण खबर है, आप हमारे साथ बने रहिएगा, उस पर हम आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन हमको यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेना है। जिंदगी एक गणित है और भविष्य एक कैलकुलेशन। देखते तो हम बहुत कुछ हैं, लेकिन सच कितना जानते हैं? इसी सच को हम आपके लिए डीकोड करेंगे। हर खबर की बारीकी से होती है पड़ताल, खबर के पीछे का सच और उसका सटीक विश्लेषण आप तक लेकर आते हैं हम, चाहे बात सियासत की हो या अंतर्राष्ट्रीय जगत। ग्राउंड जीरो से रखते हैं खबर पर पहली नजर। देखिए हमारा खास शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच, रोजाना सुबह 10:30 बजे और दोपहर 2 बजे सिर्फ। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। अगली बड़ी खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। नेपाल में हुए आम चुनाव के लगभग अब सभी परिणाम आ चुके हैं और नेपाल की जनता ने इन चुनावों में वो कर डाला जो पिछले 18 सालों में नहीं हो पाया।
यानी कि इन चुनाव परिणामों के बाद नेपाल में गठबंधन की राजनीति का अंत हो गया है। चुनाव परिणामों में पिछले साल देश में हुए जेन ज़ी आंदोलन का भारी असर देखा जा रहा है। काठमांडू के मेयर रहे बालेंद्र शाह पर नेपाल की जनता ने पूरा भरोसा दिखाया है। आइए एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं कि इन चुनावों के बाद देश किस दिशा में जाएगा और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान से हम चर्चा करेंगे। 5 मार्च को नेपाल की जनता ने लोकतंत्र के इतिहास में एक नई इबारत लिखी जिसका लंबे समय से इंतजार हो रहा था, यानी महज 4 साल पुरानी पार्टी को पूर्ण बहुमत देकर जनता ने 18 साल से चली आ रही परंपरा का अंत कर दिया। नेपाल में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी एक पार्टी को पूरे 5 साल तक सरकार चलाने का जनादेश मिला। ताजा आम चुनावों के नतीजों ने साफ कर दिया है कि राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी यानी आरएसपी देश की पहली पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाने जा रही है, जिसके नायक 35 वर्षीय बालेंद्र शाह उर्फ बालेन रहे। नतीजों के बाद अब रैपर से राजनेता बने बालेन का प्रधानमंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है। चुनाव आयोग के ताजा आंकड़ों के मुताबिक आरएसपी 2/3 बहुमत की ओर बढ़ रही है। पार्टी को आनुपातिक मतदान प्रणाली में उसे 40 लाख से अधिक वोट मिले हैं। सीधे चुनाव में आरएसपी के खाते में अब तक 124 सीटें आई हैं और एक सीट पर भारी बढ़त बनाए हुए है। वहीं नेपाली कांग्रेस दूसरे स्थान पर रहते हुए 17 सीट जीत चुकी है। नतीजों में सबसे करारा झटका ओली की पार्टी सीपीएन यूएमएल को लगा है, जिसे महज 8 सीटों से संतोष करना पड़ा। जबकि 10 दलों के गठबंधन के साथ चुनाव मैदान में उतरी पुष्पकमल दहल प्रचंड की नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी सिर्फ 7 सीटें जीतकर हाशिए पर जाती दिख रही है। चुनाव विश्लेषकों के मुताबिक 40 लाख से अधिक वोट हासिल करने के साथ ही आरएसपी को कम से कम 40 अतिरिक्त सीटें मिल सकती हैं, जिससे 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभा में उसकी कुल संख्या लगभग 164 हो जाएगी। ये बहुमत के लिए आवश्यक 138 सीट से काफी अधिक है। चुनाव नतीजों से साफ है कि नेपाल के लोग न सिर्फ पुरानी पार्टियों और उसके नेताओं से अजीज आ चुके हैं, बल्कि नेताओं के रिश्तेदारों पर लगे भ्रष्टाचार के खिलाफ लामबंद होने लगे थे। दरअसल 1990 की बहुदलीय व्यवस्था के खिलाफ नेपाल में आवाज उठनी शुरू हुई तो संविधान सभा के तहत बनने वाली नई सरकार को सभी मुद्दों का हल माना गया। लंबे समय तक माथापच्ची के बाद 2008 में नई संविधान सभा के तहत हुए चुनाव के बाद सरकार का गठन तो हो गया, लेकिन गठबंधन की राजनीति नेपाल में जनता के लिए वो समाधान नहीं ला पाई जिसकी जनता ने उम्मीद की थी। संघीय ढांचे के तहत साल 2017 में हुए चुनाव ओली और प्रचंड की अगुवाई वाले गठबंधन को 2/3 सीटें मिली थी, लेकिन ये गठबंधन भी अधिक दिनों तक नहीं चल पाया। इसके बाद सालों तक बदलते गठबंधनों का दौर चलता रहा। ओली, दहल और शेर बहादुर देउबा के बीच कुर्सी दौड़ की वही पुरानी कहानी दोहराई गई, लेकिन नेपाल को नहीं मिली तो वो थी स्थिर सरकार। पिछले 18 सालों में नेपाल में भ्रष्टाचार ने दीमक की तरह सामाजिक जड़ों को इतना खोखला कर दिया था कि लोगों का लोकतंत्र से विश्वास उठने लगा। इसलिए 2025 आते आते भ्रष्टाचार और रोजगार के मुद्दे ने जेन ज़ी को सड़कों पर ला खड़ा कर दिया। युवाओं की भागीदारी से शुरू हुए आंदोलन को साथ मिला रवि लामिछाने और बालेंद्र शाह जैसे नेताओं का, जिन्होंने अभी नहीं तो कभी नहीं का फायदा उठाया। डॉक्टर राजीव नयन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। डॉक्टर नयन, नेपाल की अगर हम बात करें तो क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया है जो कुछ अब वहां पर नई सरकार बनने जा रही है उसको लेकर के? देखिए, सबसे पहले तो भारत एक जनतांत्रिक राष्ट्र है। किसी भी जगह जनतंत्र की अगर विजय होती है तो हमें उसका स्वागत करना चाहिए। तो देखिए, हमें स्वागत करना चाहिए। थोड़ा अभी जिसे कहते हैं अर्ली रिजल्ट्स है, और अर्ली रिजल्ट्स इन द सेंस कि देखिए नई सरकार आई है, नई दल आई है, एक नई वहां के लोगों ने एक नया एक्सपेरिमेंट किया है और आने वाले समय में ही पता चलेगा कि कैसा है। लेकिन हमें देखिए कहीं ना कहीं नेपाल के जनतांत्रिक मूल्यों की भी प्रशंसा करनी होगी। जिस तरह से आपने जैसा जिक्र किया, जेन जी का आंदोलन से काफी चिंतित कर दिया था कि जनतांत्रिक तरीके से चुने हुए किसी भी सरकार को जिस तरह से हमारे आस पड़ोस में हटाया जा रहा है, अपदस्थ किया जा रहा है, और जैसे लोग आ रहे हैं जिनका कोई जनतांत्रिक चेहरा नहीं रहा है, न जनतांत्रिक उनकी कोई पृष्ठभूमि रही है, और वो नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं, तो एक जनतंत्र के लिए एक बड़ा संकट था। लेकिन जिस तरह से वहां की सरकार ने चलाया, जिस अंतरिम सरकार ने चलाया, जिस तरह से वहां की सेना ने एक बड़ा ही सकारात्मक भूमिका निभाई, तो यह बड़ा ही एक, वैसे मानता हूं कि एक बड़ा ही स्वागत योग्य कदम। सर, अब यहाँ पर सवाल यह है कि बालेंद्र शाह
प्रधानमंत्री बनेंगे तो जो आंदोलन की आप बात कर रहे हैं उस आंदोलन में कुछ प्रमुख मांगें थी, जैसे नेपाल के संविधान को बदलना, वहाँ का जो इलेक्टोरल सिस्टम है उसको बदलना, तो इस सब के बीच क्या कुछ चुनौतियां बालेंद्र शाह के सामने होंगी? और साथ ही साथ ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है ये चुनाव? देखिए, भारत तो हम उनके साथ रहेंगे, भारत तो हमेशा उनके साथ रहेगा। उनके हर एक सकारात्मक प्रयोग जो होगा उसके साथ भारत रहेगा। साथ ही वहाँ के जो विकास के लिए होगा, चाहे जनतांत्रिक मूल्यों के लिए होगा, चाहे वहाँ की स्थिरता के लिए होगा, तो भारत उनका साथ देगा। और हमारा बड़ा पुराना सांस्कृतिक और राजनीतिक, सैन्य, हर सुरक्षा, हर तरह का संबंध है, तो भारत उनको हमेशा साथ देगा। लेकिन जहां तक अपने बात खुद बालेंद्र शाह की, उन्हें प्रचंड बहुमत मिला है। प्रचंड बहुमत के साथ साथ अपेक्षाएं भी काफी ऊंची हैं, और वहां की जो समस्याएं हैं वो कहीं ना कहीं आप पाएंगे कि जुड़ी हुई, काफी जटिल है। वहां के समाज से भी जुड़ी हुई है, वहां की राजनीतिक व्यवस्था से भी जुड़ी हुई है, तो उन्हें काफी सफाई का कार्य करना पड़ेगा। और वो कैसे कर पाते हैं? युवा है, एक जनरेशनल शिफ्ट जिसे बोला जा रहा है कि एक जनरेशनल शिफ्ट है, जिस युवा वर्ग ने परिवर्तन किया, आज उसी युवा वर्ग से एक पहचान आई है, एक प्रतिनिधित्व आया है। तो वह प्रतिनिधित्व हम आशा करते हैं कि यह प्रतिनिधि निश्चित ही उनकी जो अपेक्षाएं हैं, आकांक्षाएं हैं और उनकी जो समस्याएं हैं उनका निवारण करेगी। और एक अंतिम सवाल सर, अगर नेपाल के राजनीतिक दलों की हम बात करें और पिछले एक दशक की हम बात करें, वहां पर जो नेतृत्व होता है उसके ऊपर आरोप लगते हैं, या तो चीन के एजेंडा को कैरी करने का आरोप लगता है या पश्चिमी एजेंडा को कैरी करने का आरोप लगता है। इन चुनाव में भी हमने देखा। बालेंद्र शाह के सामने इसको देखते हुए किस तरह की चुनौती होगी? देखिए, सबसे पहले तो पहले मधेशी माने जाते हैं शासक, तो उनके एक तो सबसे बड़ी चुनौती तो उनके सामने यही रहेगी कि अपने मधेशी चरित्र को, अपने मधेशी छवि को, उनको बार बार उन पर एक आरोप लगते रहेंगे। देखिए, आरोप से जिस तरह से उन्हें जिताया गया है, वह एक जो ट्रेडिशनल डिविजन्स था, वहां एक कन्वेंशनल जो डिविजन्स था, उससे परे हटकर लोगों ने उन्हें चुना है। और देखिए, वहां बहुत दिनों तक जो वामपंथी जो एक व्यवस्था कहिए, उस व्यवस्था को उखाड़ फेंका है जनता ने। यह वामपंथी शासन के लिए कोई स्थान नहीं है। अब जनता एक नई तरह की आर्थिक व्यवस्था, एक नई तरह की राजनीतिक व्यवस्था बनाएगी। और वो व्यवस्था कितनी उनके लिए सफल होगी, कितने उनके लिए उपयोगी होगी, यह समय ही बताएगा। ठीक है, लेकिन एक नई सोच आई है वहां पर। ठीक है। डॉक्टर नयन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े और दोनों ही महत्वपूर्ण विषयों पर आपने अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के साथ साझा किया। इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस खास कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और महत्वपूर्ण और बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप इन खबरों को देखिए और हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जब तक यूएस कांग्रेस मतदाता विधेयक को मंजूरी नहीं दे देती, तब तक वो किसी अन्य बिल पर साइन नहीं करेंगे। ट्रंप ने सेव अमेरिका एक्ट के लिए कड़ा रुख अपनाया है। इसे रिपब्लिकन नियंत्रित प्रतिनिधि सभा ने फरवरी में पारित कर दिया था, लेकिन सीनेट में इसे पारित कराने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कोलंबिया में रविवार को हुए चुनाव के बाद किसी भी दल को बहुमत नहीं मिल पा रहा है। वामपंथी सत्तारूढ़ पार्टी और मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस सबसे ज्यादा सीटें जीतने में कामयाब रहे हैं, लेकिन किसी को भी बहुमत नहीं मिला है। इन चुनावों में 102 सीनेट सीटों और 182 प्रतिनिधि सभा सीटों को भरने के लिए 3000 से अधिक उम्मीदवारों में से चयन करने के अलावा मतदाताओं ने उन 3 राष्ट्रपति उम्मीदवारों का भी चयन किया जो इस मई में चुनाव लड़ेंगे। सिडनी के बोंडाई बीच पर घातक गोलीबारी करने के आरोपी व्यक्ति के वकीलों ने सोमवार को अदालत से मीडिया को उसके परिवार का नाम उजागर करने से रोकने का आदेश देने की मांग की। वकीलों ने तर्क दिया कि इससे उनके परिवार की सुरक्षा खतरे में आ गई है। दरअसल 24 वर्षीय नवीद अकरम ने अपने पिता के साथ 14 दिसंबर को यहूदी हनुक्का उत्सव के दौरान गोलीबारी की, जिसमें 15 लोग मारे गए थे। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार रूस के खतरे और अमेरिकी सुरक्षा प्रतिबद्धताओं पर घटते भरोसे के मद्देनजर यूरोप पिछले 5 वर्षों में दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक बन गया है। यूरोपीय देशों ने पिछले 4 सालों में अपने हथियार आयात को 3 गुना से अधिक बढ़ा दिया है, ताकि यूक्रेन को रूसी आक्रमण से बचाव के लिए हथियार उपलब्ध कराए जा सकें और अपनी सेनाओं का आधुनिकीकरण किया जा सके।
ब्रिटेन के ग्लासगो सेंट्रल स्टेशन के पास एक इमारत में आग लगने से रेल सेवाओं में भारी व्यवधान उत्पन्न हो गया। दर्जनों रेल सेवाएं रद्द कर दी गई हैं और नेशनल रेल ने कहा है कि रेलवे स्टेशन अगली सूचना तक बंद रहेगा। आग के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। शनिवार को नैरोबी में अचानक आई बाढ़ से कम 42 लोगों की मौत हो गई। दर्जनों कारें बह गईं और पूर्वी अफ्रीका के सबसे बड़े हवाई अड्डे पर उड़ानें बाधित हो गईं। केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो ने कहा कि उन्होंने बचाव कार्यों के समन्वय के लिए सैनिकों सहित आपातकालीन प्रतिक्रिया दल तैनात किए हैं और प्रभावित समुदायों के प्रति संवेदना व्यक्त की है।